प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट, इंडियन पॉलिटी और भारतीय राजव्यवस्था, यानी कि स्कूल व्याख्याता में प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें इंडियन पॉलिटी और भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनका हम लोग संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करवा रहे हैं। सीरीज चल रही है भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की। इस सीरीज के आज के एपिसोड, आज के सेशन में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए। और ये एग्जाम हुआ था 2018 स्कूल योग्यता परीक्षा ग्रुप ए में जो भी भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आए, उनका हम संपूर्ण व्याख्यात्मक हल, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे, उन एग्जाम में इन प्रकार के प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है एग्जाम पैटर्न देखता है, एग्जाम का सिलेबस देखता है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखता है। तो आप लोगों को भी इन प्रश्नों को आराम से पूर्ण मनोयोग से देखना है। बात करते हैं मेरे साथियों पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? ध्यान रखना मेरे साथियों, चरितार्थ नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन की या फिर राष्ट्रपति की विशेषता नहीं है। भारतीय शासन प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता, यानी कि भारतीय शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा संसदीय और गणतंत्रीय। भाई साहब, संसदीय शासन व्यवस्था भारत में है और भारत में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी है, तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक। भारत में गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। संघीय एवं संसदीय शासन, ये भी है। ऑप्शन डी कह रहा है कि अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय शासन। ऑप्शन डी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है जबकि संसदीय शासन व्यवस्था है? ध्यान रखना मेरे साथियों, ऐसा कहां पर लिखा हुआ मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करते, यानी अध्यक्षात्मक। पहले हम लोग बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर शासन का सर्वोच्च शासनाध्यक्ष सीधे किसके द्वारा निर्वाचित होता है? सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। साथ ही साथ संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसके पास में वास्तविक शक्तियां होती है। यानी कि अपन बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, तो ध्यान रखना संसदीय शासन व्यवस्था, सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था भारत में कहां से ली गई? ध्यान रखना मेरे साथियों, ये संसदीय शासन व्यवस्था भारत में ली गई ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, उसी को एडॉप्ट किया भारत में। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो शक्तियां दो प्रकार के व्यक्तियों में बंटी होती है शासन की। एक तो होता शासन का वास्तविक प्रमुख, जबकि एक होता शासन का संवैधानिक प्रमुख। बात करें भारत में शासन का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत या फिर ब्रिटेन? शासन और शासन का संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख होता है मेरे साथियों कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख होता है मेरे साथियों राष्ट्रपति। जबकि बात करें शासन और शासन का वास्तविक प्रमुख, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है मेरे साथियों पीएम। अब आप लोगों को मन में आ रहा है कि सर ऐसी बातें कहां पर लिखी गई है? तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 74 और 75 एक बार पढ़ेंगे तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की झलक दिखती है केंद्र में। जबकि बात करें राज्यों में, तो ध्यान रखना मेरे साथियों 163 और 164, भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 163 और आर्टिकल संख्या 164 में राज्य सरकारों में संसदीय शासन व्यवस्था की झलक दिखलाई देती है। लगे हाथ मेरे साथियों, बात कर लेते हैं गणतंत्र की। तो गणतंत्र का ध्यान रखना, शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शासनाध्यक्ष या फिर राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर के क्या होगा? निर्वाचित होगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। भारत में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, यानी कि शासन का सर्वोच्च प्रमुख शासनाध्यक्ष जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। जबकि मेरे साथियों बात करें जापान या फिर ब्रिटेन की, जापान या ब्रिटेन में राष्ट्रपति जो कि शासन का सर्वोच्च शासन अध्यक्ष होता है, उनका निर्वाचन नहीं होता, वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। बात करें मेरे साथियों लोकतंत्र की, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है।
डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का तात्पर्य होता है जनता और क्रेसी का तात्पर्य होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। और ध्यान रखना मेरे साथियों, भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो आप लोगों के मन में आना कि सिर्फ कैसा लोकतंत्र है? भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब इस प्रकार ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र यानी संसद, या फिर अपन बात करें राज्यसभा, या फिर बात करें लोकसभा, या फिर बात करें विधानसभा या विधान परिषद में लोगों द्वारा चुने हुए क्या होते हैं? लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि आपके बात करें राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक है, ये लोगों ने चुने हैं, और ये राजस्थान की जनता का 200 विधायक क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र तो है लेकिन प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है। लोकतंत्र से संबंधित अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा अक्सर एग्जाम में आती है, ये 6ठी क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। बात करें संघीय शासन व्यवस्था की, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां हैं जो केंद्र और राज्यों में साफ साफ रूप से अपन कह सकते हैं स्पष्ट रूप से बंटी हुई होती है, या फिर अपन कह सकते हैं विभाजित होती है। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं पावर सेपरेशन होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्ति सेपरेशन या फिर पावर सेपरेशन होता है। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में अनुच्छेद बात करें मेरे साथियों 246 में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। 246 का सब क्लोज 1 संघ सूची की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ सूची की बात करते हैं। इसका सब क्लोज 2 करता है मेरे साथियों समवर्ती सूची की बात, समवर्ती सूची की बात। जबकि इसका सब क्लोज 3 करता है राज्य सूची की बात करता है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय? तो ध्यान रखना वर्तमान में मेरे साथियों कितने विषय? वर्तमान में 100 विषय, जबकि प्रारंभ में कितने थे? 97 विषय, जबकि वर्तमान में कितने विषय? 100 विषय। समवर्ती सूची और समवर्ती सूची में प्रारंभ में मेरे साथियों आपके 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में बात करें तो आपके 52 विषय हैं। राज्य सूची और राज्य सूची के प्रारंभ में बात करें तो 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में बात करें तो कितने विषय? 61 विषय। यहाँ से आपके सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? यूएसए। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एग्जामिनर, अब जैसे इस एग्जाम में यानी कि 2018 वाले एग्जाम में अगर यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न आया तो हो सकता है हूबहू प्रश्न तो नहीं आवे, लेकिन प्रश्न इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। अब अगली बार ऑप्शन थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के प्रश्न को दे सकता है, यानी कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने। तो इन तमाम प्रश्नों को अपने को पूर्ण पूर्ण मनोयोग से पढ़ना है। साथ साथ में आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या फिर इनका संपूर्ण वाक्यात्मक हल आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। इन नंबर पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। इसके आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि मंजिल तो सामने खड़ी है और केवल केवल प्रतियोगी योद्धाओं को मंजिल तक चल के ले जाना है। और ध्यान रखना इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। इंतजार मत कीजिए कि भर्ती कब आएगी, एग्जाम कब होगा। अपने को तो जब भी लगे उस समय पढ़ना है, और पढ़ा हुआ हमेशा ध्यान रखना कभी बेकार नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार और हल्का सा प्रश्न। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, यानी राज्यसभा जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 80 में साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है कि भारत में एक राज्यसभा होगी, या फिर राज्यसभा की संरचना का उल्लेख। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था, या फिर अपन कह सकते हैं पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? बहुत अच्छा और हल्का सा प्रश्न है। सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि अभी वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं जिनको। इसका प्रारंभ में या पूर्व में नाम क्या था? तो आपका मेरे साथियों सही उत्तर हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। अब बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन कब हुआ था फटाफट से कमेंट करके बताइए। साथ साथ में अपन ये भी पढ़ेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो गठन तो हुआ था मेरे साथियों 3 अप्रैल। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था।
प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी मेरे साथियों 13 मई 1952 को। और राज्यसभा नाम, काउंसिल ऑफ स्टेट का राज्यसभा नाम कब रखा? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, राज्यसभा नाम रखा था आपके 23 अगस्त 1952 को। इसका नाम यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम क्या रख दिया गया? राज्यसभा रख दिया। अब आप लोगों को मन में आ रहा कि सर इसका नाम राज्यसभा तो रख दिया, लेकिन किसने रखा? तो ध्यान रखना, इसका नाम राज्यसभा रखा। इस नाम की घोषणा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। इस नाम की घोषणा, राज्यसभा नाम की घोषणा, और राज्यसभा नाम की घोषणा सदन में की थी। और किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। अब आप लोगों को मन मारा सर इन्होंने घोषणा क्यों की? इन्होंने घोषणा इसलिए की क्योंकि ये उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस वजह से यही घोषणा करेंगे। तो ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। काउंसिल ऑफ स्टेट का राज्यसभा नाम कब रखा? तो 23 अगस्त 1952 को राज्यसभा नाम रखा। और इस नाम की घोषणा किसने की? तो इस नाम की घोषणा काउंसिल ऑफ स्टेट नामक सदन में 23 अगस्त 1952 को माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुआ करते, उन्होंने घोषणा की कि भाइयों और बहनों, वो कैसे की थी घोषणा? भाइयों और बहनों वर्ड यूज लिया या नहीं लिया था, लेकिन आप लोगों को तो इतना ध्यान रखना कि घोषणा किसने की और कब की। अब आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि राज्यसभा और राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 80 में राज्यसभा की संरचना का क्या है? उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखना, राज्यसभा की संरचना और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यीय संख्या की बात करें तो कितने हो सकते हैं? 250। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान है, ध्यान रखना मेरे साथियों, 245। अब आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि राज्यसभा जैसे कि संसद का उच्च सदन होता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ये राज्यों का सदन होता है। इसमें जो भी लोग होते हैं वो राज्यों और केंद्र संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। तो कितने सदस्य वर्तमान में राज्यों से आते हैं और कितने सदस्य यूटी यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं? फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक यानी कि वरिष्ठतम लोक सेवक कह सकते हैं, कौन होता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मंत्रिमंडल सचिव, जिसे हम कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अधीन काम करता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। नीति निर्माण में बहुत हेल्प दिलाता है कौन? आपके मंत्रिमंडल सचिव। तो भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक मंत्रिमंडल सचिव, या फिर अपन कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। मंत्रिमंडल की बात करें तो ध्यान रखना, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया, यानी कि मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके उच्चतम न्यायालय से संबंधित, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितने न्यायाधीशों से परामर्श सलाह मशविरा करना पड़ता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगी मेरे साथियों ऑप्शन बी, यानी 4 सीनियर मोस्ट जजों से क्या सलाह मशविरा करना पड़ता। और इस सलाह मशविरा या फिर 4 सीनियर मोस्ट जजों के पैनल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेरे साथियों कोलेजियम व्यवस्था। क्या कहा जाता है? कोलेजियम व्यवस्था या फिर कोलेजियम प्रणाली। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत किस सन में हुई थी? अब लगा एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए तो 4 न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन अगर मेरे साथियों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है ना, तो इस पैनल में कितने जज होते हैं? ध्यान रखना मेरे साथियों, इस पैनल में 2 जज होते हैं। जबकि बात करें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अगर स्थानांतरण करना होता है तो कितने न्यायाधीशों का पैनल होता है कॉलेजियम में? 4 न्यायाधीशों का होता है। साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश प्लस जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश को भेजा जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना आवश्यक है। इसको भी आप अच्छे से नोट आउट कर लेना। बहुत अच्छे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न निकल के आते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके सुप्रीम कोर्ट का पूछा तो इस बार हाई कोर्ट का पूछ सकते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में यानी ट्रांसफर का मामला हो तो पैनल में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। साथ में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हो गई होगा। साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश को भेजा जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, मान लीजिए राजस्थान से हरियाणा हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है या फिर राजस्थान से यूपी हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है, तो दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी क्या है? आवश्यक है। और नियुक्ति के मामले में 2 सीनियर मोस्ट जज। तो छोटी छोटी बातें आपके सिलेक्शन में बड़ी ही मददगार साबित होगी। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा 2018 और 2018 में आपके ग्रुप ए का पेपर हुआ उससे संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्नों का हमने संपूर्ण विश्लेषणात्मक तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस किया है। अगले वीडियो सेशन के दौरान हम लोग बात करेंगे परीक्षा 2018 में ग्रुप बी का पेपर हुआ था, उस समय भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप तो इसको 2-3 बार पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि आपका पूरा कंटेंट यहीं से आएगा। स्कूल वगैरह फर्स्ट ग्रेड या फिर अपन कोई भी एग्जाम की बात करें जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं और ये टॉपिक है, तो यहाँ से आपके सीधे सीधे टॉपिक कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो सेशन को आप और शेयर कीजिए जिससे कि अंतिम गांव ढाणी के छोर पर बैठे हुए प्रतियोगी योद्धा के पास में ये वीडियो क्लास आएगी, उसका भी सिलेक्शन होगा। आपका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा तो वो भी आपको क्या देगा? दुआ देगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में।